हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा 1999 रिवाइज कराने जा रहा हूँ। बहुत कम समय के अंदर मैं पूरा 100% रिवाइज करा दूंगा। लुक एट द बोर्ड प्लीज। फेमा एग्जाम में कितने मार्क का आने वाला है? 10 से 15 मार्क का। सीए इंटर लॉ का जो एग्जाम जनवरी में होने जा रहा है, उसके लिए सीए इंटर लॉ के लिए देयर आर टोटल 15 चैप्टर्स। आउट ऑफ दैट फेमा का बहुत अच्छा खासा वेटेज है। अदर लॉस 30 मार्क के होते हैं, 3 चैप्टर होते हैं, उसमें से एक फेमा है। और फेमा इंपॉर्टेंट भी ज़्यादा है, मतलब ये मिनिमम 10 तो आएगा ही, मैक्सिमम 15 तक जा सकता है। मैं अभी एक बार नोट्स शो कर रहा हूँ। लुक एट द नोट्स प्लीज़। ये 12 पेजेस के नोट्स हैं। इनका जो लिंक है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करोगे नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे, देख सकते हो उसको। ओके, ये 100% कवरेज है, इसमें कोई भी काटा छाटी नहीं है। कंप्लीट एक एक बात जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल में मिलेगी ना, सारी की सारी बातें इसके अंदर डाली हुई हैं। मैं सब रिवाइज कराऊंगा और बहुत ही सिंपल तरीके से रिवाइज कराऊंगा। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। फेमा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सेक्शंस कम है, बल्कि रूल रेगुलेशन और शेड्यूल ज़्यादा हैं। सेक्शंस कम है। आप देखो, सेक्शन इसमें आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस यही सब होते हैं। अगर सेक्शन की बात करूँ 3 4 5 और 6, ठीक है। तो सेक्शन इसमें ज़्यादा नहीं है, पर रूल रेगुलेशन वगैरह बहुत ज़्यादा है आरबीआई के, जो हमारे काम के हैं। नाउ इस चैप्टर को जब आप पढ़ते हो तो याद रखना, देयर आर 3 टॉपिक्स इन दिस, 1 2 3। नंबर 1 रेसिडेंशियल स्टेटस, नंबर 2 करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, जिसको शॉर्ट में मैं बोलूंगा कैट। कैट मतलब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। और थर्ड है सर कपैट। कपैट मतलब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो ये 3 मेन टॉपिक्स है। नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं सब बताते जाऊंगा, एकदम ध्यान से मेरे को सुनते रहना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन। ये अचानक से मैंने इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोला? नॉर्मली कोई भी लॉ जब आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में क्या होता है कि होल ऑफ इंडिया तक अप्लाई करेगा, पर ये जो लॉ है ना, ये इंडिया के बाहर चला जाएगा। कारण क्या है? इंडियन कंपनीज की जो भी फॉरेन कंट्री में ब्रांचेस है उनको भी हम लोग इंडियन ही मानते हैं, PRI, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। तो फेमा उन तक भी एक्सटेंड करेगा। एनी पर्सन हु इज कवर्ड बाय द फेमा चैप्टर, वो चाहे इंडिया में कॉन्ट्रावेंशन करे चाहे इंडिया के बाहर जाके कॉन्ट्रावेंशन करे, दोनों ही केस में फेमा अप्लाई होगा। तो 2 पॉइंट याद रखना। इट ऑल्सो एक्सटेंड टू ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया ऑफ PRI, एंड नंबर 2 इट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू एनी कॉन्ट्रावेंशन आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन कवर्ड अंडर दिस एक्ट। तो ये थोड़ा सा ना MCQ में आ सकता है। अब हमारे सामने डेफिनेशंस है। इंस्टीट्यूट की किताब में देयर आर 14 डेफिनेशंस। ऑल द 14 डेफिनेशंस यू विल फाइंड ओवर हियर। मैं रिवीजन में सारे जो इंपॉर्टेंट वाले वो भी करा रहा हूँ एक बार, ठीक है। नंबर 2 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन समझते हैं। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का जो डेफिनेशन है ना, वो उल्टे स्टाइल में है। कैपिटल का डायरेक्ट है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब एनी ट्रांजैक्शन विच ऑल्टर्स द फॉरेन असेट्स और लाइबिलिटीज ऑफ अ इंडियन PRI, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, या फिर उल्टा एनी ट्रांजैक्शन विच ऑल्टर्स द इंडियन असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ PRO। इस चैप्टर में ना 2 नाम है, PRI, PRO। PRI मतलब पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, PRO मतलब पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो अगर PRI का फॉरेन असेट लाइबिलिटी चेंज हो जाए या फिर PRO का इंडियन असेट लाइबिलिटी चेंज हो जाए, देन इट्स अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ये है डेफिनेशन, ठीक है। करेंसी, ये MTP में बहुत पूछा गया है, ये थोड़ा याद रखेंगे हम लोग सब कोई। करेंसी क्या होता है? तो करेंसी को बहुत पूछा है MTP में। इसके अंदर ना तुम लोग गौर से देखो, 12 पॉइंट्स है। इट इंक्लूड्स ऑल, इजी है। पहला देखो ना, करेंसी नोट, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, चेक। फिर ये 4 थोड़े से इंपॉर्टेंट है, DTLB, ये बाद में भी काम आएंगे हम लोगों को। DTLB, ठीक है, थोड़ा नाम याद रखना। DTLB, D से ड्राफ्ट, T से ट्रैवलर चेक्स, L से लेटर ऑफ क्रेडिट, B से बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये 4 नाम थोड़े काम आएंगे। DTLB ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिर ऊपर प्रॉमिसरी नोट, क्रेडिट कार्ड, सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये डेफिनेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, MTP में बहुत पूछा है। करेंसी नोट्स का डेफिनेशन ठीक है, कोई खास बात नहीं है। ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में 2 वर्ड आते हैं, मीन्स भी आता है, इंक्लूड्स भी आता है। ये देखो इधर मैं हाईलाइटर चला रहा हूँ, मीन्स इंक्लूड्स। तो सबसे पहले तो बोला हुआ है इट मीन्स एनी ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को छोड़ के जो भी है सब करंट अकाउंट है। एंड प्लस ये 4 ट्रांजैक्शन एग्जाम्पल की तरह दिए कि ये भी करंट अकाउंट हैं। क्या 4 एग्जाम्पल है? नंबर 1 सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले ट्रांजैक्शंस और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी। शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब समझना अप टू 6 मंथ्स। इस चैप्टर में शॉर्ट टर्म का मतलब है अप टू 6 मंथ्स को शॉर्ट टर्म बोलते हैं, 6 मंथ्स के ऊपर है तो लॉन्ग टर्म बोलते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी है वो भी करंट अकाउंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, लिविंग, अगर कोई इंडियन एक्सपैट एम्प्लॉय है, विदेशी बंदा है, इंडिया में रह के नौकरी कर रहा है, उसको एक्सपैट एम्प्लॉय बोलते हैं।
बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया में आके नौकरी करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सपैट्रिएट, एक्सपैट एम्प्लॉय। तो वो यहाँ पे जो भी तनख्वाह कमा रहे हैं अपने पूरे परिवार को भेजेगा ना अब्रॉड, तो वो भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। एंड नंबर 4 ये हम लोग के बारे में, हम लोग जो इंडियंस हैं, आम आदमी हैं, हम अगर फॉरेन कंट्री घूमने जाएं, ठीक है, या फॉरेन कंट्री अपना इलाज कराने जाएं या पढ़ाई के लिए जाएं वगैरह, तो ये भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है जो कि शेड्यूल 3 में आता है। ओके, सो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के डेफिनेशन में याद रखना मीन्स भी है, इंक्लूड्स भी है। मीन्स का मतलब अदर दैन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, इंक्लूड्स में 4 एग्जांपल्स हैं। एक्सपोर्ट का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ना एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है पहले। ये चैप्टर ना फाइनल में था पहले हमेशा से फेमस, ये चैप्टर पहले फाइनल में था और ये हमेशा से था। फेमा 1999 ये सिलेबस में हमेशा से रहा है, तो इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं तुमको बता रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है एक्सपोर्ट के ऊपर। हम लोग एक्सपोर्ट का मतलब क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं एक्सपोर्ट मतलब आपने माल सेल किया है, फॉरेन में सेल किया है। बोला रॉन्ग, सेल नहीं है। एक्सपोर्ट मतलब इंडिया के बाहर जब आप कोई भी गुड्स विदेश लेके जाओ वो एक्सपोर्ट है, तो इसमें लीज भी इंक्लूडेड है। एक बहुत फेमस क्वेश्चन आया हुआ है कि एक कंपनी है अशोक लेलैंड, उन्होंने यहाँ से जर्मनी 100 ट्रक भेजे हैं लीज पे। क्या ये एक्सपोर्ट है? हाँ, ये एक्सपोर्ट है। टेकिंग आउट ऑफ इंडिया एनी गुड्स टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, या फिर प्रोवाइडिंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज का डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। फॉरेन एक्सचेंज का डेफिनेशन इसमें भी आता है डीसीबी, डिपॉजिट्स क्रेडिट्स बैलेंसेस, डिपॉजिट्स क्रेडिट्स बैलेंसेस पेएबल इन फॉरेन करेंसी। डीटीएलबी, वही ऊपर ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डीटीएलबी ड्रॉन इन इंडिया बट पेएबल इन फॉरेन करेंसी। डीटीएलबी ड्रॉन आउटसाइड इंडिया बट पेएबल इन इंडियन करेंसी। तो ये ना आराम से याद रह सकता है। डीटीएलबी का फुल फॉर्म मैंने वापस से लिख दिया तुम लोगों के लिए, ठीक है, एकदम इसको आराम से याद करो। चैप्टर का नाम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फॉरेन एक्सचेंज का डेफिनेशन तो पढ़ना चाहिए ना, एग्जाम में आ ही सकता है। तो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर क्या क्या आएगा देखो। इट मीन्स, इसमें भी देखो मीन्स एंड इंक्लूड्स है, यहाँ बहुत सारे डेफिनेशन में मीन्स एंड इंक्लूड्स है। इट मीन्स foreign currency and includes DCB, deposit credit balances payable in foreign currency, DTLB drawn in Indian currency payable in foreign currency, या फिर DTLB drawn outside India payable in Indian currency। तो थोड़ा सा रिदम में जाओगे आराम से याद हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज का ये डेफिनेशन। नेक्स्ट, फॉरेन सिक्योरिटी, ये भी नाम मेरे काम का है। फॉरेन सिक्योरिटी मीन्स एनी सिक्योरिटी डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, एनी सिक्योरिटी डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स, इसमें भी इंक्लूड्स है। ये देखो, पहले बोला मीन्स, फिर बोला इंक्लूड्स। तो बोला एनी सिक्योरिटी ड्रॉन इन फॉरेन करेंसी, फिर बोलता है एनी सिक्योरिटी एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी बट रिडेम्पशन और इंटरेस्ट और रिटर्न इज पेएबल इन इंडियन करेंसी, वो भी हम फॉरेन सिक्योरिटी मानेंगे। ठीक है, so any security denominated in foreign currency or and includes any security again expressed in foreign currency, मतलब denominated in foreign currency, चाहे उसका redemption या return इंडियन करेंसी में आता हो मतलब नहीं, पर denominated या expressed foreign currency में, तो वो foreign security कहलाएगा। import easy important नहीं। person simple है, person का डिफिनेशन जल्दी से आता नहीं, बस एक खास बात याद रखना, इनकम टैक्स में जो आप 7 पर्सन्स बोलते हो ना, वही पर्सन्स है, एक एक्स्ट्रा है। यहाँ किसी कंपनी का कोई अगर ब्रांच है तो ब्रांच को भी एक सेपरेट पर्सन माना जाता है, तो ये स्टार है। एनी ब्रांच ऑफ अ पर्सन इज ऑल्सो अ पर्सन, तो मतलब कोई कंपनी का अगर सिर्फ एक ब्रांच है तो ब्रांच इटसेल्फ इज अ सेपरेट पर्सन। ये अपने को याद रखना है। मैंने याद करने के लिए निमोनिक बोला है बोट, ब्रांच ऑफिस एजेंसी। तुम खाली ब्रांच बोलो तो भी चलेगा, इतना पूरा बोलने की जरूरत नहीं। ब्रांच ऑफिस एजेंसी, ऑफिस एजेंसी ब्रांच को ही बोलते हैं। ओके, पीआरआई का डेफिनेशन अब मैं रेजिडेंशियल स्टेटस में एंटर करने वाला हूँ, पीआरआई पीआरओ पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट पेज में मैंने इसके लिए एक सुंदर सा डायग्राम डाला है, काम हो जाएगा उससे। ये देखो डायग्राम, ठीक है, इससे कराऊंगा मैं। तो पीआरआई का डेफिनेशन यहाँ से ताकने की ज़रूरत नहीं है। पीआरओ कौन होता है? जो पीआरआई नहीं है वो पीआरओ, और एक ट्रांसफ़र का डेफिनेशन है। नाउ ये मैंने जितने भी डेफिनेशंस थे फटाफट एक बार आपको रिवाइज करवा दिए, ठीक है। तुम में से कई जन को लग रहा होगा अरे सर बहुत फास्ट रिवाइज करा रहे हैं। यूट्यूब में वीडियो को स्लो करने का भी ऑप्शन होता है, स्लो करके देख लो, ठीक है, या पॉज करके एक बार रिवाइज कर लो, रिकॉल कर लो और फिर वापस से वीडियो चालू कर लो। ये तो तुम्हारे हाथ में है ना, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक होता है नेचुरल पर्सन मतलब ह्यूमन बीइंग, और एक होता है
आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी वगैरह। आर्टिफिशियल पर्सनस के लिए नियम बहुत सिंपल है, कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन जिस देश में इनकॉर्पोरेटेड हुआ है वही उसका देश माना जाता है। तो ऑल द कंपनी, हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप फर्म वगैरह जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुए हैं वो पीआरआई है। ब्रांच को लेके थोड़ा अलग नियम है, अगर इनका ब्रांचेस इंडिया में किसी का भी, चाहे एक पीआरआई हो चाहे पीआरओ, उनका ब्रांचेस अगर इंडिया में है तो दैट इंडियन ब्रांच इज अ पीआरआई। और अगर कोई ब्रांच है जो विदेश में है बट इट इज आइदर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पीआरआई तो वो भी पीआरआई है। आर्टिफिशियल पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस स्टूडेंट लोगों को कभी हार्ड नहीं लगता, वो ईजी लगता है। ये देखो मैं दिखा देता हूँ, पढ़ो यहाँ, ये रहे, ये 3 पॉइंट जो है ना ये आर्टिफिशियल पर्सन के ऊपर है। ओके, सबसे पहली क्राइटेरिया, क्या वो भारत में इनकॉर्पोरेटेड है, तो स्ट्रेट अवे इट्स अ पीआरआई, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अब ब्रांचेस की बात करते हैं। अगर ब्रांचेस इंडिया में लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड है, इंडिया, ब्रांच इज लोकेटेड इन इंडिया, अब उसका मालिक कौन है, आई डोंट केयर, द ब्रांच इज लोकेटेड इन इंडिया तो दैट इंडियन ब्रांच इज अ पीआरआई। चाहे उसके पापा पीआरओ, हमको उससे मतलब नहीं है, ब्रांच इज लोकेटेड इन इंडिया। और एक है ब्रांच लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ब्रांच बाहर लोकेटेड है। नाउ टिपिकली एक ब्रांच जो बाहर लोकेटेड है उसको आप पीआरओ मानोगे, लेकिन बोला कि इफ द ब्रांच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट इट इज ओन्ड और कंट्रोल्ड, एक ब्रांच है जो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है बट इट इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पीआरआई, तो फिर उस फॉरेन ब्रांच को भी अपने क्या मानेंगे, पीआरआई। तो आर्टिफिशियल पर्संस का रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत इजी होता है, इंडिया में इनकॉर्पोरेट मतलब पीआरआई, ब्रांच इंडिया में लोकेटेड है, पापा कौन है आई डोंट केयर, ब्रांच इंडिया में तो पीआरआई, ब्रांच बाहर है बट इट इज ओन्ड या फिर कंट्रोल्ड बाय अ पीआरआई देन आल्सो इट्स अ पीआरआई। आर्टिफिशियल पर्सन इजी है, मेन है नेचुरल पर्सन। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो नेचुरल पर्सन के लिए, नेचुरल पर्सन के लिए सबसे पहले आपको चेक करना पड़ता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्या वो व्यक्ति भारत में मोर देन 182 डेज रिसाइड किया है क्या, reside in India for more than 182 days, ये मेन टेस्ट होता है। लेकिन एक बात तुम लोग सब याद रखना, अगर वो व्यक्ति बाहर जा रहा है इंडिया के, गोइंग आउट ऑफ इंडिया और कमिंग इन टू इंडिया, इन दैट केस ये 182 वाली क्राइटेरिया उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर ये बैकस्ट्रीट पे चली जाती है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि आपको देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है तो क्या उसका लॉन्ग टर्म इंटेंशन है क्या। लॉन्ग टर्म इंटेंशन होता है 3, ऊबर, क्या होता है, ऊबर, अनसर्टेन पीरियड के लिए बाहर जा रहा है, या फिर बिजनेस वोकेशन के लिए बाहर जा रहा है, या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है। इन 3 पर्पसेस को याद रखने के लिए बोलते हैं ऊबर, अनसर्टेन पीरियड, बिजनेस वोकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये लॉन्ग टर्म इंटेंशन जताता है। तो अगर कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है या कमिंग इन टू इंडिया कर रहा है फॉर दिस पर्पस तो ये लॉन्ग टर्म इंटेंशन माना जाता है, और अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमें 182 डेज वाली क्राइटेरिया से मतलब नहीं है। जैसे देखो, लुक एट दिस डायग्राम। हाँ, एक व्यक्ति है जो पिछले साल भारत में मोर देन 182 डेज था बट दैट पर्सन वेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर द 3 लॉन्ग टर्म पर्पसेस, तो स्ट्रेट अवे आप उसको क्या बोलोगे, पीआरओ, बाहर जा रहा है फॉर लॉन्ग टर्म, पीआरओ। वाइसे वर्सा, कोई फॉरेनर है जो पिछले साल इंडिया में नहीं था, ठीक है, वो अभी इंडिया आया है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, ऊबर, तो वो पीआरआई है, तो उसका पिछला 182 से हमको मतलब नहीं है। तो कमिंग इन टू इंडिया फॉर ऊबर पीआरआई, गोइंग आउट ऑफ इंडिया फॉर ऊबर पीआरओ, स्ट्रेट। तो याद रखना, अगर कोई व्यक्ति, ये मैंने लिख दिया है तुम लोग के लिए, इट डिजर्व्स अ स्टार, ठीक है, ये जो मोर देन 182 डेज वाली कंडीशन है ना, ये बैकफुट पे चली जाती है अगर कोई व्यक्ति गोइंग आउट ऑफ इंडिया या कमिंग इनटू इंडिया है। तो ऑलवेज सी गोइंग आउट और कमिंग आउट, लॉन्ग पर कमिंग इनटू इज लॉन्ग टर्म और नॉट। लॉन्ग टर्म का मतलब है ऊबर, अनसर्टेन पीरियड, बिजनेस वोकेशन या एम्प्लॉयमेंट, उसके लिए तो फिर अकॉर्डिंगली वैसा मानो आप, पीआरआई पीआरओ, ठीक है। फिर ये सब नॉर्मल है। नंबर 4, रेसिडेंशियल स्टेटस जो भी हम कैलकुलेट करते हैं वो एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट होता है, वो फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज कोई भी व्यक्ति आ सकता है जा सकता है, तो उससे उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। तो याद रखना, रेसिडेंशियल स्टेटस इज फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेट, इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर एंटायर फाइनेंशियल ईयर। हो सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर आप शुरू में पीआरआई थे,
पर फिर आप बाहर चले गए फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस तो आप PRO बन गए, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ अनसर्टेन पीरियड, ये इंस्टीट्यूट की किताब के एग्जाम्पल्स हैं। एक व्यक्ति है अमेरिका में, ग्रीन कार्ड पे है। ग्रीन कार्ड का मतलब है कि वो वहाँ पे जॉब करके अल्टीमेटली वहाँ की एम्प्लॉयमेंट ले लेगा, सॉरी वहाँ की सिटीजनशिप ले लेगा, तो वो लॉन्ग टर्म पर्पस है ना एम्प्लॉयमेंट, तो वो PRO है। एक बच्चा है पढ़ाई करने बाहर गया है, RBI ने क्लैरिफाई करके बोला है कि जितने भी बच्चे पढ़ाई करने बाहर जाते हैं ना, वो फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नौकरी काम करने लग जाते हैं अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट में आ जाता है। तो अगर वो बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने तो मान लो कि एम्प्लॉयमेंट ही है और PRO, ठीक है। फिर ये वाला केस है नॉट अनसर्टेन पीरियड का। एक व्यक्ति है जो बाहर रहता है, बाहर सेटल्ड है, बाहर कमा रहा है, वो इंडिया आया टेम्पोरली अपने माँ बाप का ख्याल रखने, बिकॉज माँ बाप बीमार थे। अब माँ बाप थोड़े और लंबे बीमार पड़ गए तो वो और लंबा टिक गया, पर अल्टीमेटली उसको मालूम है कि वो इंडिया के बाहर ही जाएगा, वो इंडिया में ऊबर के लिए नहीं आया है। That person has not come to India for uncertain period or employment or business. He has come here to take care of his sick parents. तो it is sure कि within a few months he is going to leave. तो उसको आप accordingly PRI मानोगे, उसको uncertain period नहीं मानते। It is not uncertain period. ठीक है, तो उसका जो भी स्टेटस है वो वैसा ही रहेगा। तो वो बाहर काम करता है, वो PRO आदमी है, इंडिया में टेम्पोररी आया चला जाएगा तो PRO का PRO ही रहेगा। He will continue to be a PRO in both financial years. यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस ख़त्म होता है। रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स थे, टॉपिक्स थे, सब मैंने एक बार फटाफट रिवीजन करा दिया। अब आगे मूव करता हूँ। अब मेरे सामने 2 सेक्शन आने वाले हैं, सेक्शन 3, सेक्शन 4। इनमें जितने भी एग्जाम्पल्स इंस्टीट्यूट के सब मतलब मैंने लिखे हैं, कराऊंगा, एकदम ईजी, आराम से हो जाएगा। एग्जाम्पल्स की वजह से ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा तुमको रिविजन में। अब मैं कराने जा रहा हूँ सेक्शन नंबर 3। नाम पढ़ो, नाम में बहुत कुछ होता है। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, जो भी फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग होगी ना, इट शुड ओनली बी थ्रू AP, ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड पर्सन कौन होता है? AD, MC, OBU। AD ऑथराइज्ड डीलर्स जो बैंक होते हैं, MC मनी चेंजर्स, एंड OBU ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। तो ये सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 दोनों यही बोलता है कि जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग होनी चाहिए वो ओनली थ्रू एन ऑथराइज्ड पर्सन होनी चाहिए, हम और आप नहीं कर सकते, ओनली थ्रू अ बैंक, ठीक है। उसी बात को यहाँ पे बताया गया है, ये मैंने कुछ डाला है तुम लोगों के लिए। दिस सेक्शन अप्लाइज टू बोथ PRI एंड PRO एंड ऑल ट्रांजैक्शंस इन फॉरेक्स मस्ट हैपन ओनली थ्रू AP, ठीक है। अब इसमें 4 बातें एक एक पढ़ते हैं। पहली बात लिखी है डील, कि फॉरेक्स में डील केवल AP के थ्रू होगा, हम और आप नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल है कि मान लो मेरा एक दोस्त है फॉरेन कंट्री से इंडिया आया, अपने साथ कुछ डॉलर्स लाया, तो क्या मैं उसका फ्रेंड, मैं उसके डॉलर को रुपी में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बोलता है नहीं, उसको जाके बैंक में कराना पड़ेगा। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मेक एनी पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अ PRO। जैसे मान लो फॉरेन में मेरा कोई कजिन रहता है, उसने इंडिया की कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो उसको पेमेंट करना चाहिए प्रीमियम का। अब अगर वो वहाँ से बैठ के इंडिया में प्रीमियम पे करेगा तो वो डॉलर्स भेजेगा, तो इससे देश में डॉलर्स आएंगे। लेकिन उसने मुझे बोला कि सिद्धार्थ एक बार ना तुम मेरे लिए प्रीमियम दे दो, तो मैंने उसके लिए प्रीमियम दे दिया, तो इससे जो डॉलर भारत आ सकता था वो नहीं आया ना, तो ये भी अलाउड नहीं है। तो कोई भी PRI PRO के खातिर इंडिया में पेमेंट नहीं करेगा। लेट द PRO ब्रिंग ओन डॉलर्स इन इंडिया। नंबर 3, अगर PRO हमें कोई पेमेंट दे रहा है इंडिया में तो हम ले भी नहीं सकते, हम केवल बैंक के थ्रू ले सकते हैं। इसके लिए इन्होंने एग्जांपल दिया कि एक फॉरेनर गोरा जो है आके रेस्टोरेंट में खाना खाता है और टिप में $20 देना चाहता है, तो आप डॉलर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप केवल रुपी एक्सेप्ट कर सकते हो। आप उनको बोलो डॉलर को जाके बैंक में कन्वर्ट करा के रुपी लो। जो बड़े बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट्स और 5 स्टार होटल्स होते हैं ना, वो लोग इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए उनके पास उपाय होता है, वो लोग RBI से ना मनी चेंजर का लाइसेंस ले लेते हैं। तो आप किसी 5 स्टार होटल में रुकोगे, वहाँ पे गोरे लोग डॉलर देते हैं, वो लोग ले लेते हैं, बिकॉज उनको लाइसेंस है, दे आर ऑथराइज्ड पर्सन्स। नंबर 4, इंडिया से आप पैसा बाहर नहीं भेजोगे टू अ PRO फॉर अक्वायरिंग प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, ये अलाउड नहीं है। ये एग्जाम्पल देखो, इसको हवाला बोलते हैं, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल है। एक PRI ने इंडियन डीलर को 9 करोड़ रुपए दिए, उसको बोला कि दुबई भेज दो और दुबई में जो भी उसका भाई बंधु है वो प्रॉपर्टी खरीद लेगा, अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये था सेक्शन 3, ऑल डीलिंग इन फॉरेक्स मस्ट हैपन थ्रू ऑथराइज्ड पर्सन ओनली। सेक्शन 4, होल्डिंग ऑफ फॉरेक्स इज प्रोहिबिटेड।
केवल भारत में जो ऑथराइज पर्सन्स है, बैंक, मनी चेंजर वगैरह, वही लोग डॉलर होल्ड कर सकते हैं। हम और आप डॉलर होल्ड नहीं कर सकते, मना है। इसका एग्जाम्पल बहुत सुंदर है। तुम बाहर घूमने गए थे, तुम्हारे चचा हैं बाहर में लंदन में, उन्होंने तुमको $10,000 दिया, तुम वो रख नहीं सकते, तुमको ला के बैंक को देना पड़ेगा। यू कांट होल्ड डॉलर्स। एक्चुअली ये सच नहीं है। आरबीआई का एक नोटिफिकेशन है कि हम लोग अप टू $2,000 होल्ड कर सकते हैं, पर वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो तुम वो बोलो ही मत। खत्म। सेक्शन 5 करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, महा टॉपिक है ये। अब मैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कराने जा रहा हूं। बोर्ड पर देखो प्लीज एक बार, ये इधर, वी हैव कंप्लीटेड रिवीजन ऑफ डेफिनेशंस एंड रेसिडेंशियल स्टेटस। अब मैं कराने जा रहा हूं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, 3 पेजेस करंट अकाउंट एंड 3 पेजेस कैपिटल अकाउंट। अगले 20 मिनट्स के लिए वी विल बी फोकसिंग ओनली ऑन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। मैं इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, ये रिविजन है ना। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कैसे पहचानोगे? बेहद सिंपल है, इनडायरेक्टली। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। अगर आपके सामने कोई ट्रांजैक्शन आता है और आप देखते हो कि वो कैपिटल अकाउंट नहीं है, मतलब वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है सर, व्हाट्स अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे पीआरआई की फॉरेन असेट लायबिलिटी चेंज हो जाए, कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, या एक पीआरओ की इंडियन असेट लायबिलिटी चेंज हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए, तो वो कैपिटल अकाउंट है। तो अगर कैपिटल अकाउंट नहीं है तो फिर बाय डिफॉल्ट वो ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगा? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए आप बैंक से यानी ऑथराइज्ड पर्सन से डॉलर ले भी सकते हो, दे भी सकते हो, सेल और ड्रॉ। ठीक है, जैसे तुम विदेश जा रहे हो घूमने के लिए, तो बैंक से डॉलर खरीद के ले जाओगे, $50,000 खरीद के ले गए, घूम के जब वापस आ गए तो जो भी डॉलर बच गया वो जाके बैंक को सेल भी कर सकते हो। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए आप ऑथराइज्ड पर्सन के पास जाके डॉलर ड्रॉ भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। ठीक है, भारत सरकार करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डाल सकती है इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। यही बातें यहाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, नाउ देयर आर 4 एग्जांपल्स ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। आपने एक मशीनरी इंपोर्ट की है, यू आर अ पीआरआई, आपने एक मशीनरी इंपोर्ट की है। नाउ नॉर्मली मशीन वगैरह को कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोला जाता है अकाउंट्स में, पर ये फेमा है। फेमा बोलता है हमको मतलब नहीं है कि वो मशीन कैपिटल गुड्स है कि नॉर्मल गुड्स है। फेमा बोलता है कि एक बार आपने अगर विदेश से मशीनरी इंपोर्ट कर ली और वो इंडिया आ गई और आप इंडिया में यूज़ कर रहे हो, तो आपका कोई फॉरेन असेट तो क्रिएट हुआ ही नहीं, वो मशीन तो इंडिया आ चुकी है, पीआरआई की फैक्ट्री में वो मशीन रखी हुई है, तो वो फॉरेन असेट तो क्रिएट हुआ ही नहीं, तो इट्स नॉट अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। एंड इफ इट इज नॉट अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, व्हाट इज इट? इट्स अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोग शॉर्ट टर्म क्रेडिट लेते हैं ना, उसको भी करंट अकाउंट माना जाता है। शॉर्ट टर्म मतलब अप टू 6 मंथ्स। अगर आपने लोन वगैरह लिया है फॉरेन कंट्री से या डॉलर में लोन लिया है, तो लोन लेना तो लायबिलिटी क्रिएट होना होता है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ शायद ही कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो, पर नहीं। अगर वो शॉर्ट टर्म है अप टू 6 मंथ्स तो करंट अकाउंट, 6 मंथ्स के ऊपर है तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। नंबर 3, एक पीआरआई ने अपने पीआरओ दोस्त को डॉलर्स गिफ्ट किए हैं। क्या गिफ्ट किया है? डॉलर। और वो डॉलर वो पीआरओ अपने साथ लेके विदेश चला गया। ठीक है, सपोज मान लो कोई विदेश से भाई बंधु आया, हमने उसको $10,000 दिए और वो लेके विदेश चला गया। क्या मैं जब दे दिया उसको तो मेरा तो कोई एसेट क्रिएट हुआ नहीं, ना लायबिलिटी क्रिएट हुआ। सिमिलरली वो भी डॉलर अपने साथ ही लेके चला गया, तो उस पीआरओ का इंडिया में कोई एसेट क्रिएट नहीं हुआ, तो हम दोनों का ही एक दूसरे देश में कोई एसेट लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुआ। इट्स अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। नंबर 4, मेरा दोस्त आया इंडिया, मैंने उसको कुछ डॉलर्स दिए, उसने रुपी में कन्वर्ट करा के इंडिया में ही अपना एक बैंक अकाउंट होता है एनआरई एनआरओ, उसमें रख लिया और अब वो विदेश चला गया। तो यहाँ पर पीआरओ ने इंडिया के बैंक में रुपए रखे ना, तो इंडिया में एसेट क्रिएट हो गया ना, इट्स अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो अगर वो अपने साथ लेके चला जाता तो करंट अकाउंट, पर वो यहीं पे छोड़ के जमा करके जा रहा है। इंडिया में भी बैंक खोल सकता है एक पीआरओ जो है ना, वो इंडिया में भी बैंक अकाउंट खोल सकता है। एनआरई एनआरओ अकाउंट होता है, एनआरई अकाउंट नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, तो वो फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहलाएगा, बिकॉज उससे इंडिया में उसके एसेट क्रिएट हो गए। अब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के ऊपर रूल्स है।
रूल नंबर 3, 4, 5 उसके 3 शेड्यूल्स है, शेड्यूल 1, 2, 3 ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। शेड्यूल 1 क्या होता है? प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस। शेड्यूल 1 के अंदर मैं एक बार रफ में दिखा रहा हूँ, फिर अंदर रिवाइज कराऊंगा। शेड्यूल 1 के अंदर 8 ट्रांजैक्शंस हैं जो प्रोहिबिटेड है, इनके लिए आपको डॉलर बैंक से नहीं मिलेगा। शेड्यूल 2 के अंदर 9 ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये कमर्शियल नेचर के होते हैं, ये अलाउड है। इन ट्रांजैक्शंस के लिए अगर आपको डॉलर चाहिए तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री से अप्रूवल लगेगा। अलग अलग ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री का नाम याद करना है, 2 मार्क का MCQ आया था एग्जाम में सितंबर में, ठीक है। तो शेड्यूल 2 में कितने ट्रांजैक्शंस है सर? 9, और इन 9 ट्रांजैक्शंस को करने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री का अप्रूवल लेना पड़ेगा। शेड्यूल 3 वाले 2 तरह के ट्रांजैक्शंस है, पार्ट ए पार्ट बी। शेड्यूल 3 में सबसे पहले पार्ट ए आता है, ये वाला, फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल्स, मतलब हम जैसे लोग। हमारे लिए इन्होंने देखो यहाँ पर 9 ट्रांजैक्शंस लिख रखे हैं। अगर हम ये 9 ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं तो एज पर LRS लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम हम पर एनम $250,000 बैंक से परचेज कर सकते हैं फॉर डूइंग दीज 9 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। और इसका पार्ट बी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन्स के लिए, ये रहा, फैसिलिटीज फॉर आर्टिफिशियल पर्सन्स। इसमें 5 ट्रांजैक्शंस, एक्चुअली है तो 4 ही, टेबल में 5 लगेगा। ये 5 ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग डॉलर की लिमिट है, ठीक है। शेड्यूल 3 में सीन ये है, हेडिंग को पढ़ो। शेड्यूल 3 में चाहे वो पार्ट ए हो चाहे पार्ट बी हो, मतलब इंडिविजुअल्स के लिए हो कि आर्टिफिशियल पर्सन के लिए, अगर आप लिमिट तक कर रहे हो ट्रांजैक्शन तो आपको RBI का अप्रूवल नहीं चाहिए। लिमिट से ज़्यादा कर रहे हो तो RBI का अप्रूवल चाहिए। तो यहाँ हेडिंग को देखो, आपको RBI का अप्रूवल कब चाहिए? इफ लिमिट इज एक्सीडेड। लिमिट के अंदर करोगे तो RBI का अप्रूवल नहीं चाहिए। अब इंडिविजुअल्स लोगों के लिए RBI ने एक स्कीम निकाल रखा है जिसका नाम है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। ये स्कीम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की किताब में डिटेल में दिया हुआ है, और वो मैंने यहाँ पर भी डाला है तुम लोग के लिए, ये रहा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, ये भी मैं पढ़ा दूंगा, ओके। तो सर ये था एक लुक्स अबाउट ऑल द 3 शेड्यूल। अब मैं रिवाइज करा रहा हूँ। ये सारे ट्रांजैक्शंस हमें बहुत अच्छे से रिवाइज होने चाहिए। तुमको इतने अच्छे से रिवाइज करना है कि देखो कोई तुमसे एग्जाम में ये नहीं बोलेगा कि शेड्यूल 1 के आप सारे ट्रांजैक्शन लिख के दिखाइए वगैरह, ऐसा नहीं आता। पर वो लोग आपको एक नाम दे देंगे ट्रांजैक्शन का और आपको गेस करना होगा कि यार ये शेड्यूल 1 में था कि 2 में था कि 3 में था। तो मैं ना तुम लोगों को इसकी एक पहचान बता रहा हूँ। शेड्यूल 1 वाले ट्रांजैक्शंस जितने भी है ना, थोड़े फैंसी नाम के होते हैं और पता तुमको सुनते ही लगे हाँ यार ये तो मना है, प्रोहिबिटेड है, तो शेड्यूल 1। शेड्यूल 2 वाले ट्रांजैक्शन सुन के तुमको लगेंगे सर ये तो कॉमर्शियल टाइप के ट्रांजैक्शन, ये तो होते ही होंगे, लोग करेंगे बिजनेस के लिए, तो ये तो अलाउड होना ही चाहिए, CG का अप्रूवल, यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री का अप्रूवल। एंड शेड्यूल 3 वाले जो ट्रांजैक्शन है जो 2 हिस्से में, सबसे पहले पार्ट ए फॉर इंडिविजुअल्स, वो तुमको लगेगा सुन के कि ये तो हम जैसे लोगों का ट्रांजैक्शन है कि हम बाहर घूमने गए, पढ़ने गए, रहने गए, बसने गए वगैरह। और जो दूसरा है शेड्यूल 3 का पार्ट बी आर्टिफिशियल, वो भी फैंसी टाइप के ट्रांजैक्शन से वो याद रह जाएंगे कि उनका लिमिट अलग अलग है, तो याद रह जाएगा। तो एज अ स्टूडेंट तुमको बस इतना याद रखना पड़ेगा कौन सा ट्रांजैक्शन किस शेड्यूल में जा रहा है, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले शेड्यूल नंबर 1, इसके सारे फैंसी नाम है, रेड कलर में लिखा हुआ है, मैं बोल देता हूँ, ठीक है। पेमेंट आउट ऑफ लॉटरी विनिंग, मतलब आप भारत में लॉटरी का पैसा जीते हो, इंडिया के लॉटरी में आपने रुपया लगाया, आप जीत गए, आपको 1 करोड़ रुपया मिला, वो धनराशि आप विदेश नहीं भेज सकते, ठीक है। क्यों नहीं, कैसे नहीं, लॉजिक वगैरह रिवीजन में डिस्कस नहीं होता, ठीक है। देखो जब रेगुलर क्लासेस होती है ना तो उसमें तो हर चीज़ का लॉजिक में डिस्कस करता हूँ, रिवीजन में लॉजिक डिस्कस नहीं, खाली बात याद रखनी है। मैं अभी ये शेड्यूल 1, 2, 3 रिवाइज कराऊंगा तुम लोगों को, मेरे साथ साथ अगर एक बार बड़बड़ा लोगे ना तो बहुत फ़ायदा रहेगा, जोर से बोल के, ठीक है। बड़बड़ा लो, जोर से बोलो, अकेले हो तो जोर से बोल सकते हो, जय माता दी वैसे करके जोर से मतलब बोल के कर लो, अगर साथ में तो बड़बड़ा लो पर कर लो, उससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। शेड्यूल 1, 2, 3 तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। शेड्यूल 1
रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स, लॉटरी इंडिया में आप जीते हो, वो जो प्राइज मनी है आप बाहर नहीं भेज सकते। नंबर 2, इन जैसे लॉटरी एक कैजुअल इनकम है, वैसे ही रेसिंग, राइडिंग, एनी अदर हॉबी एक कैजुअल इनकम है, तो उससे जो इनकम तुमको इंडिया में मिल रहा है, रेसिंग, राइडिंग, एनी अदर हॉबी, वो भी बाहर नहीं भेज सकते। नंबर 3, यू कैन नॉट परचेज फॉरेन लॉटरी टिकट्स, बैंड मैगजीन्स, फुटबॉल पूल, स्वीप स्टेक अलाउड नहीं है। नंबर 4 और 5 कमीशन है, ठीक है, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट। नंबर 4, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स मेड टूवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन wholly owned subsidiary or joint venture abroad of an Indian company. Number 5, commission on export under rupee state credit route allowed नहीं है, except इसका exception है, 10% commission on tea and tobacco allowed है, highlighter ये याद करना। टी एंड टबाको में 10% तक का कमीशन ऑफ इनवॉइस वैल्यू अलाउड है, पर बाकी रुपी स्टेट क्रेडिट रूट में कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अलाउड नहीं है। नंबर 6, डिविडेंड बैलेंसिंग वाले केस में नॉट अलाउड। नंबर 7, कॉलबैक सर्विसेज में नॉट अलाउड। नंबर 8, NRSR नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम में नॉट अलाउड। ये इस बार आया था, पर इस पर क्वेश्चन नहीं था, पर केस कहानी के अंदर ही बोला हुआ था। एक नोट मेरी तरफ से एक्स्ट्रा मैंने डाला है, एज पर रूल 3, ठीक है, एज पर रूल 3, नेपाल भूटान अगर आप घूमने जा रहे हो या नेपाल भूटान के साथ कोई ट्रांजैक्शन है तो उसके लिए डॉलर्स आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पे इंडियन रुपी कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेपाल भूटान आ जाए तो सीधा बोल देना भाई यहाँ पे ना घूमने, मतलब घूमना अलाउड है, घूमना अलाउड है, घूमने के लिए डॉलर बैंक से नहीं चाहिए, बिकॉज वहाँ पे इंडियन रुपी कन्वर्ट हो जाता है। वैसे अगर आप नेपाल भूटान से कुछ सामान मंगा रहे हो तो पेमेंट भी इंडियन रुपी से आप कर सकते हो। शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 में कितने ट्रांजैक्शंस हैं? 9 ट्रांजैक्शंस हैं। ये 9 ट्रांजैक्शंस अगर आपको करने हैं, इसमें 9 में से ना 2 में लिमिट डाला हुआ है। जैसे पॉइंट नंबर 2 में देखो एक $10,000 का लिमिट होगा और नीचे 8 नंबर में $1,00,000 का लिमिट होगा, इसके अलावा लिमिट नहीं है। अगर ये 9 ट्रांजैक्शंस करने हैं तो आपको यूनियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये मिनिस्ट्री का नाम इन्होंने सितंबर एग्जाम में 2 मार्क के MCQ में पूछ लिया था, तो इसलिए हम लोगों को मिनिस्ट्री का नाम याद करना पड़ेगा। मैं थोड़ा बता देता हूँ इस बारे में। यूनियन गवर्नमेंट के अंदर ना देयर आर 53 मिनिस्ट्रीज। ओ मम्मी, अभी आ रहा है साइट पे, ये देखो, ये भारत सरकार के अंदर कितनी मिनिस्ट्रीज है? 53। आयुष वगैरह चल रहा है, सब हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का इसमें से बहुत कम है। एक कम्युनिकेशंस वाला आएगा, ठीक है, फिर एजुकेशन वाली मिनिस्ट्री आएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स IT ये आएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री काम आएगी हम लोगों को, हेवी होम अफेयर्स नहीं, हाउसिंग, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग आएगा हम लोग के अभी, नहीं, पंचायत राज, पार्लियामेंट्री अफेयर्स नहीं, पोर्ट्स, शिपिंग, ये सरफेस ट्रांसपोर्ट के लिए ये भी, ठीक है, ये रोड ये है ना, कहाँ गया, शिप था अभी एक, पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, सरफेस ट्रांसपोर्ट, ये वाला इसका नया नाम है ये। फिर यहाँ पर और कौन सा काम आने वाला है? टूरिज़्म तो नहीं, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये सब कुछ मंत्रालय हैं जिनके नाम वहाँ पर लिखे हुए जो हमारे काम आएंगे, मैं याद करा दूंगा, ठीक है। जस्ट तुमको आज दिखा दिया 53 मिनिस्ट्रीज होता है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन कल्चरल टूर, अगर बाहर आप कोई कल्चरल टूर करोगे इंक्लूडिंग बॉलीवुड फेस्टिवल्स, मतलब जैसे होता है ना अवार्ड शो, आईफा वैसा, तो आपको अप्रूवल लेना है। किसका अप्रूवल? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। सर ये वाला नाम चेंज हो गया है, ठीक है, ये देखो अभी आप, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रहा नहीं, कल्चर के लिए एक अलग मिनिस्ट्री बन चुका है, एजुकेशन के लिए एक अलग मिनिस्ट्री बन चुका है, पर आपको एग्जाम में लेटेस्ट नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं लिखना है। आप एग्जाम में वो लिखोगे जो शेड्यूल 2 में लिखा है। शेड्यूल 2 में क्या लिखा है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट, तो ऐसे याद रखना है,
ठीक है। ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 2 बार आएगा, एक यहाँ पर, डिपार्टमेंट कौन सा वो भी याद रखना, एजुकेशन एंड कल्चर, कल्चरल टूर है ना, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कल्चर, और एक बार नीचे आएगा यहाँ पर। इस बार यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, वो एक अलग मंत्रालय बन चुका है, डिपार्टमेंट ऑफ एचआरडी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए कि फॉरेन में कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो रहा है, नॉट ऑर्गेनाइज्ड बाय अ इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बट ऐसे ही वहाँ पे आप स्पॉन्सरशिप या प्राइज मनी देना चाहते हो मोर देन $1 लाख, प्राइज मनी या स्पॉन्सरशिप मोर देन $1 लाख ऑफ अ स्पोर्ट्स एक्टिविटी आउटसाइड इंडिया अदर देन बाय इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल। अब आईसीसी का नाम, बीसीसीआई का नाम आपने सुना है, आईसीसी या बीसीसीआई करवाएंगे तो वो नहीं, उसके अलावा कोई प्राइवेट कुछ हुआ है जैसे आईपीएल टाइप का, ठीक है, आईपीएल टाइप का बाहर हो रहा है और $1 लाख से ज़्यादा आप उस पर खर्च करना चाहते हो प्राइज मनी या स्पॉन्सरशिप का, तो आपको अप्रूवल चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। वो तो स्पोर्ट्स से तो कनेक्ट कर लोगे ना, स्पोर्ट्स ऊपर कल्चर था तो एजुकेशन एंड कल्चर एचआरडी, तो तुम एग्जाम में ये जो पुराना नाम है वही लिखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, और इधर यूथ अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, और यहाँ है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एक डिफरेंट कलर का हाईलाइटर यूज करूंगा मैं, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 2 में स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई पीएसयू फॉरेन प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है मोर देन $10,000 फॉर एनी पर्पस अदर देन दीज 3, ये 3 पर्पसेस के लिए परमिशन नहीं लेना है, प्रमोटिंग टूरिज्म, इंटरनेशनल बिडिंग या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करना, इन सब के लिए अलाउड है। इनको छोड़ के कोई और पर्पस के लिए अगर एक स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू फॉरेन प्रिंट मीडिया में ऐड करना चाहता है मोर देन $10,000 तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल लगेगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। और एक बार नाम आएगा इनका, अगर भारत की कोई शिपिंग कंपनी है, ठीक है, जो P&I क्लब जो है ना, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब, ये बहुत पुराना है और ये फॉरेन में है, ये बेसिकली शिपिंग इंश्योरेंस देता है, तो कोई इंडियन शिपिंग कंपनी ने इनकी इंश्योरेंस ले रखी है तो पेमेंट तो डॉलर में होगा, तो उसके लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से परमिशन लेना है, बट डिपार्टमेंट अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंश्योरेंस डिवीजन। ये तो गैस कर लोगे, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब किसके लिए, इंश्योरेंस के लिए, तो इंश्योरेंस डिवीजन, और ऊपर वाला है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। फिर एक डिफरेंट कलर का हाइलाइटर यूज करेंगे, येलो, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, चार्टर्ड विंग, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, DGIT, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। तो ये 4 पॉइंट से याद कर लो, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, चार्टर्ड विंग, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। इधर मैं डिटेल में इन सब का मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, खाली आज रिवीजन में ये सारे पॉइंट्स याद कराने हैं, दैट्स ऑल। एक पीएसयू ने शिप चार्टर किया है, पूरा का पूरा शिप भाड़े पर लिया है माल भेजने के लिए, तो परमिशन लेना पड़ेगा। इधर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पीएसयू ने इंपोर्ट किया है बाहर से ऑन CIF बेसिस, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट बेसिस, तो परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। इधर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स जो इंडिया में है, लॉजिस्टिक कंपनी, वो अपने फॉरेन काउंटर पार्ट्स को पेमेंट कर रहे हैं, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। लास्ट, कंटेनर डिटेंशन चार्जेस एक्सीडिंग द स्पेसिफाइड लिमिट अगर पे करना है तो परमिशन लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से, ओके। हम लोगों ने 8 पॉइंट्स कर लिए हैं, अब एक ही पॉइंट बचा है। अब इस एक ही पॉइंट के अंदर आप लोग देखो 2 मिनिस्ट्रीज़ है और इनका भी नाम चेंज हो गया है। कम्युनिकेशन एक अलग मिनिस्ट्री है, कम्युनिकेशन एक सेपरेट मिनिस्ट्री हो चुका है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली मिनिस्ट्री का नाम बदल के हो गया मेट्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IB मिनिस्ट्री एक ही है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। तो 2 मंत्रालय से अप्रूवल चाहिए। पेमेंट ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपॉन्डर्स आउटसाइड इंडिया ऑफ TV चैनल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। ये 9 ट्रांजैक्शंस हैं, तो 9 ट्रांजैक्शंस के लिए आपको अलग अलग मिनिस्ट्री का अप्रूवल लेना पड़ेगा। नाम याद रखना जरूरी है, 2 मार्क का आया तो क्या पता फिर आ जाए सरप्राइज। तो नंबर 1 कल्चरल टूर, नंबर 2
advertisement in foreign print media by a state government or PSU exceeding $10,000 for any purpose other than promoting tourism, for attracting foreign investments or international bidding. Number 3, remittance of freight of a vessel chartered by a PSU. Number 4, payment of import through sea transport by government or its PSU on CIF basis, not FOB, not FAS. Multimodal transport operators making payments to their agents abroad. Remittance of hiring charges of transponders of the TV channels or ISP, internet service provider. Remittance of container detention charges exceeding the specified limit. Remittance of prize money or sponsorship in respect of any sports activity outside India exceeding $1 lakh by any sports body other than international, national, state level sports body. Remittance of membership of P&I club, मतलब शिपिंग इंश्योरेंस. अब आते हैं सर शेड्यूल 3 में. शेड्यूल 3 का पार्ट ए. अच्छा, शेड्यूल 3 के पार्ट में जाने से पहले मैं एक बार LRS पढ़ाना चाहता हूँ. लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम पेज नंबर 15.9 पर है डिटेल में, पहले वो देख लेते हैं आप. ठीक है. अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS, all resident individuals including minors eligible हैं कि बैंक से जाके $250,000 पर एनम परचेज कर सकते हैं फॉर परमिटेड कैट एंड कपैट. आप इससे कैट भी कर सकते हो, कपैट भी कर सकते हो, कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो. माइनर लोग को भी अलाउड है. आप जाकर बैंक से $250,000 परचेज कर सकते हो. ठीक है. माइनर के केस में गार्जियन साइन कर देगा फॉर्म को. ठीक है. क्लबिंग भी होता है. क्लबिंग मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे फैमिली के अंदर 9 लोग हैं मुझको लेकर, तो $2.5 लाख पर पर्सन है, तो 9 लोगों का मिला के कितना हो जाएगा? 2.5 लाख इंटू 9, $22.5 लाख. उतना डॉलर परचेज कर सकते हैं. क्लबिंग ऑफ द लिमिट ऑफ $250,000 अमंग द फैमिली मेंबर इज परमिटेड. कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए परमिटेड तब होगा जब सपोज मान लो मेरा 2.5 लाख, मेरी वाइफ का, विकास का, उसकी वाइफ का, पापा का, मम्मी का, हम लोग 6 एडल्ट है, हमारा $2.5 लाख कंबाइन हो रहा है, सबका $15 लाख. ये कंबाइन करके मैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन भी कर सकता हूँ, पर फिर उस प्रॉपर्टी वगैरह में सबका को ओनरशिप होना पड़ेगा. ठीक है. अगर हम लोग को ओनर्स बन जाएंगे तो फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए भी क्लबिंग अलाउड है कि पूरे फैमिली का लिमिट सबका इंडिविजुअली जोड़ के क्लबिंग करके एक साथ खर्च कर सकते हैं. ठीक है. ये सब ICAI की किताब में, इसीलिए मैं डाला हूँ यहाँ पर. लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, एक गलत फहमी सबको दूर कर लो. लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम कैट के लिए भी होता है, कपैट के लिए भी होता है. करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों के लिए होता है. देखो लिखा हुआ है यहाँ पे ना, ये आपके कैट के लिए भी होता है और कैपैट के लिए भी होता है. ओके. तो LRS हो गया. अब चलते हैं उधर. ये रहा शेड्यूल 3 का पहला पार्ट, फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल. अगर हम लोग ये सब ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक से $2.5 लाख तक कंबाइंड, मतलब मान लो कि तुम 9 के 9 ट्रांजैक्शन कर रहे हो, सब मिला के अगर $2.5 लाख के अंदर ही हुए, तो आपको RBI का अप्रूवल नहीं चाहिए. अगर $2.5 लाख क्रॉस किया तो RBI का अप्रूवल चाहिए. ट्रांजैक्शन बहुत सिंपल है. फॉरेन टूर पर गए हो, एक्सेप्ट नेपाल, भूटान, गिफ्ट दे रहे हो, बाहर जॉब करने जा रहे हो, एमाइग्रेट कर रहे हो, फैमिली वालों को पैसा भेज रहे हो, बिजनेस पर्पस के लिए जा रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडीज, एनी अदर पर्पस. तो कुल मिला के टोटल समेशन कैट इट शुड बी विद इन $2.5 लाख. अगर क्रॉस हो रहा है तो आपको फिर RBI का अप्रूवल लेना पड़ेगा. अब इसमें से 3 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिसमें अगर बाहर से कोई सर्टिफिकेट मुझे मिल जाए तो मुझे ऐसे ही $2.5 लाख के ऊपर अलाउ हो जाएगा, RBI से पूछना नहीं होगा. मैं बाहर जा रहा हूँ, एमाइग्रेट कर रहा हूँ, वहाँ पे सेटल होने जा रहा हूँ, तो वो लोग जो देश मेरे को ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, उन्होंने बोला होगा उनके एम्बेसी ने कि आपको इतना डॉलर लेके आना पड़ेगा. तो अगर उन्होंने मोर देन $2.5 लाख का डिमांड किया है और सर्टिफिकेट है मेरे पास, तो वो मैं दिखा दूंगा, काम हो जाएगा. मुझे RBI की अप्रूवल नहीं लेनी. वही बात मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ फॉरेन हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट, पढ़ाई के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटी या कॉलेज का सर्टिफिकेट अगर आप दिखा दो कि उन्होंने बोला है कि मोर देन $2.5 लाख चाहिए, इतना चाहिए, तो फिर वो मिल जाएगा आपको, RBI का अप्रूवल नहीं लगेगा. ठीक है. यही बातें नोट्स में लिखी हुई हैं जो भी मैंने बोला है. ठीक है. मल्टीपल ट्रांजैक्शन करोगे, सबका मिला के $2.5 लाख का लिमिट है.
अगर कोई फॉरेन सिटीजन है जो इंडिया में 3 साल के लिए आया है डेपुटेशन बेसिस में, तो वो पूरी की पूरी नेट सैलरी बाहर भेज सकता है एक्सेप्ट अ पाकिस्तानी सिटीजन। सोचो कोई दूसरा एग्जांपल, एन इंडियन सिटीजन जो बाहर ही रहता है पर यहाँ पे बाहर ही सेटल्ड है, पर यहाँ पर जॉब टेम्पररी आया डेपुटेशन पे 3 साल तक के लिए, तो वो भी अपनी पूरी नेट सैलरी बाहर भेज सकता है। ये थे सर इंडिविजुअल्स वाले ट्रांजैक्शन। अब ये हो गए कॉरपोरेट ट्रांजैक्शंस इन शेड्यूल 3। इनमें हर एक ट्रांजैक्शन का सेपरेट लिमिट है जो याद करने में जान निकलती है। इसको मैं बोलूँगा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। शेड्यूल 1, 2 ईजी है, शेड्यूल 3 का पार्ट 1 भी ईजी था, शेड्यूल 3 का जो पार्ट 2 है ना, ये वाला थोड़ा हार्ड होता है। हर ट्रांजैक्शन की अलग डॉलर लिमिट और इस पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंस्टीट्यूट आजकल इस पर ना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी दे रही है लंबे लंबे, तो थोड़ा ये अच्छे से करना पड़ेगा हम लोग को, ओके। अब ये 5 टाइप के कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं, इनमें अलग अलग लिमिट याद करनी है। नंबर 1, डोनेशन फॉर क्रिएशन ऑफ चेयर का मतलब होता है कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई एक पर्टिकुलर फैकल्टी टीचर, उनकी पूरी सैलरी कंपनी देगी, दैट इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ चेयर। या फिर डोनेशन फॉर कंट्रीब्यूशन टू फंड रोल्ड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या एनी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। इसमें अगर आप डोनेशन करते हो तो लिमिट है 1% ऑफ द फॉरेक्स अर्निंग्स ऑफ लास्ट 3 years और $5 million, विच एवर इज लोअर। एक कमाल की बात आप नोटिस करोगे, खाली ये जो पहला ट्रांजैक्शन डोनेशन इसमें लोअर बोला है, बाकी सब जगह हायर है, तो वो लोअर हायर का जो दिक्कत है वो मिटा लो, खाली पहले वाले में लोअर है। 1% ऑफ फॉरेक्स अर्निंग्स ड्यूरिंग 3 years और $5 million। नंबर 2, कोई प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी इन इंडिया, आपने वो किसी पीआरओ को भेजा, मतलब सेल किया है, उसके लिए किसी एजेंट को रखा था, फॉरेनर एजेंट को, जिसको आप ब्रोकरेज दे रहे हो, तो हाउ मच कमीशन और ब्रोकरेज कैन यू पे टू द फॉरेन ब्रोकर फॉर अ सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया? द आंसर इज हायर ऑफ $25,000 और 5% ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस इन इंडिया। ठीक है, इस पे लंबा क्वेश्चन है। पेमेंट ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट $10 million, फॉर एनी अदर प्रोजेक्ट $1 million। ठीक है, $10 million, $1 million। Reimbursement of pre-incorporation expenses higher of 5% of the investments brought into India or $1 lakh। 1 lakh है, 1 million नहीं है, $1 lakh और 5% of investments brought into India, whichever is higher। तो ये वाले लिमिट्स वाले थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना, ज़्यादा रिवाइज करना। ये आ जाएगा तो इनका सेपरेट लिमिट है, लिमिट के अंदर करोगे तो नो आरबीआई अप्रूवल, लिमिट ज़्यादा करोगे तो आरबीआई अप्रूवल लगेगा। नोट्स बोला, प्रोसीजर वही है जो एलआरएस का होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग याद रखना, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में ऑटोमेटिक रूट अप्लाई होता है। कहने का मतलब, अगर कोई ऐसा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो जो इन शेड्यूल्स में कहीं दिया हुआ नहीं है, तो याद रखना कि वो आप कर सकते हो, ऑटोमेटिक अप्रूवल है, पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में ऑटोमेटिक रूट नहीं लगता, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में लगता है अप्रूवल रूट। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन लास्ट पेज में अप्रूवल रूट, मतलब अगर कोई ऐसा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो जो शेड्यूल 1, 2 में नहीं है कैपिटल अकाउंट वाले रूल्स का, तब आपको स्पेसिफिकली अलग से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अ प्रायर स्पेसिफिक अप्रूवल इज नीडेड, इसको बोलते हैं अप्रूवल रूट, और वहां था ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, नेक्स्ट, यहां पर आरएफसी अकाउंट, ईईएफसी अकाउंट एंड इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड को लेकर एग्जेम्पशन है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस इसी के साथ खत्म होता है। नाउ वी विल स्टार्ट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। ये भी 3 पेज का है सर, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का सेक्शन नंबर क्या है? 6। अब इसमें सब सेक्शन नंबर क्या है? 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7। सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट ही है, एक एक करके। आप ऑथराइज्ड पर्सन से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए भी डॉलर्स ड्रॉ या सेल कर सकते हो। नंबर 2, ये 2 और 3 ना एमसीक्यू में आ सकता है, 2 और 2A। अगर डेट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, मतलब डिवेंचर वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह, अगर डेट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर कुछ भी रेगुलेशन बनाना है तो कौन बनाएगा, आरबीआई या सीजी? द आंसर इज आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सीजी।
और अगर नॉट इन्वॉल्विंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर कोई भी रेगुलेशंस बनाना है तो कौन बनाएगा? सीजी बनाएगा इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। तो ये जो स्टाइलिंग है ना उल्टा करके कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स पे आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सीजी और नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स पे सीजी इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, ये थोड़ा सा आपका एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है। नंबर 4 अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ये पीआरआई के ऊपर है, मतलब मेरे तुम्हारे बारे में बात हो रही है। अब पीआरआई कैन होल्ड, ओन, ट्रांसफर, इन्वेस्ट इन एफसी, एफएसआईपी, foreign currency, foreign security, immovable property outside India, if the money that he has spent, he had earned, the dollars he had earned when he was a PRO, or he has inherited it from a PRO. ठीक है, ध्यान से। तो एक PRI फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी या फॉरेन प्रॉपर्टी होल्ड वगैरह कर सकता है, प्रोवाइडेड वो उसने कमाया हो जब वो खुद बाहर था PRO, या फिर उसको PRO से विरासत में मिला है। अब इसी के एग्जाम्पल है, जैसे जब वो आदमी बाहर कमा रहा था, PRO था, तो उसने इंडिया में उस वक्त अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खोले थे, चलेगा। या फिर जब वो PRO था तो उसने वहीं पर जॉब, बिजनेस वगैरह करके पैसा कमाया था, या फिर उसको किसी PRO से इनहेरिटेंस में मिला है। इन सारे केसेस में PRI जिसके पास ये धन संपत्ति मिली है, इसको जैसे चाहे वो यूज़ कर सकता है। इससे इनफैक्ट वो विदेश में और प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है, प्रोवाइडेड 2 कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट्स आर मेट एक्सक्लूसिवली आउट ऑफ द फंड्स फ्रॉम हेल्ड बाय हिम अब्रॉड, या फिर नहीं, एंड द ट्रांजैक्शन इज नॉट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फेमा। तो अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड है, तब PRI के पास एज पर सेक्शन 6 जितने भी फॉरेन करेंसी, सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो उसने कमाए थे एज अ PRO या इनहेरिटेंस में मिला है फ्रॉम अ PRO, उसको वो जैसे चाहे यूज कर सकता है। ही कैन इवन इन्वेस्टेड आउटसाइड इंडिया विदाउट अप्रूवल ऑफ RBI। सेम जो बात PRI के लिए, वही उल्टा करके PRO के लिए बोल दिया। PRO कैन ऑल्सो होल्ड इंडियन करेंसी, इंडियन सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया विच ही हैड अर्नड व्हेन ही वाज PRI और ही हैज इनहेरिटेड फ्रॉम अ PRI। ठीक है, ये मेन थे। ठीक है, बाकी 2 चुनु मुन्नू है। नेक्स्ट, ये मैंने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए एक रेगुलेशंस का एक मास्टर समरी चार्ट बना रखा है कैपेट का। रेगुलेशन 3, परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, शेड्यूल 1 PRI के लिए, शेड्यूल 2 PRO के लिए। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 बहुत ईजी है, ये एक हल्की सी रीडिंग से काम हो जाएगा। बेसिकली अगर मैं एक PRI हूँ तो मैं विदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, विदेश के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लोन ले सकता हूँ, चुका सकता हूँ वगैरह, वही दिया हुआ है पूरी लिस्ट में। इसमें कंटिंजेंट लायबिलिटी गारंटी भी शामिल है। तो शेड्यूल 1 इज परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ऑफ PRI, वैसे ही शेड्यूल 2 इज परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ऑफ PRO। ये रहा शेड्यूल 2, वही सेम कि एक PRO है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है। हेलो, एक PRO है वो इंडिया के करेंसी, सिक्योरिटी, असेट्स, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता है, बेच सकता है, खरीद सकता है, लोन ले सकता है, दे सकता है। इसमें भी गारंटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी इंक्लूडेड है। ओके, तो ये था रेगुलेशन 3, वेरी सिंपल। ये एक बार शेड्यूल 1 और 2 हल्का सा रीड कर लेना, बस ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर रीड करना, इससे जल्दी से वो लोग पूछते भी नहीं है। रेगुलेशन 3, वही रेगुलेशन 3, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट या RBI कभी भी दादी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालेंगे। दादी, D से डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, A से एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। ठीक है, ये 2 ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं, इनका मतलब वगैरह तो क्लास में समझाया हुआ है डिटेल में, खाली याद कर लो। दादी, DDI डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दादी का जो DDI है वो क्या है? डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और A क्या है? एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। इन पे CG या RBI कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालेंगे। रेगुलेशन 4, प्रोहिबिटेड इन्वेस्टमेंट्स बाय अ PRO कभी भी कार्टून में इन्वेस्ट नहीं करेगा। कार्टून, C से चिट फंड, A से एग्रीकल्चर प्लांटेशन बिजनेस, R से रियल एस्टेट और फार्म हाउस, T से TDR ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, और N से निधि कंपनी। इन 5 चीज़ों में एक PRO कभी इन्वेस्ट नहीं करेगा। अब इसके ऊपर कुछ नोट्स मैं दिखा देता हूँ, ये देखो इधर। रेगुलेशन 4, प्रोहिबिटेड कैपेट, ये पूरा पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है नंबर 1,
ब्लू बॉक्स, ठीक है। शेड्यूल 1 प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, ये रेगुलेशन 4 भाई, इसमें सबसे पहले बोला है कि ये जो $2.5 लाख LRS में लिमिट होती है ना, वो करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों के लिए है। रीड द ब्लू बॉक्स। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन अंडर शेड्यूल 3 फॉर इंडिविजुअल्स एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन अंडर शेड्यूल 1 फॉर इंडिविजुअल्स, PRI, इनको जोड़ के $2.5 लाख की मिला के लिमिट है। ओके, अगर $2.5 लाख से ज़्यादा लग रहा है फॉर अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन तो क्या होगा? देखो, जितने भी ये आपने शेड्यूल 1 और 2 वाले कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन देखे हैं ना, इनके लिए RBI का हर एक के लिए सेपरेट रेगुलेशंस है और उसमें सेपरेट डॉलर की लिमिट है, ठीक है। सपोज कोई एक करंट अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है जिसके लिए अलग रेगुलेशन है, उसमें $10 मिलियन का लिमिट है, तो वहाँ $2.5 लाख नहीं सोचते, वहाँ 10 मिलियन सोचते हैं। उससे ऊपर होगा तब अप्रूवल चाहिए, वरना अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है। तो इन ट्रांजैक्शंस के लिए सेपरेट रेगुलेशंस होते हैं, उसके लिमिट्स अलग अलग होते हैं। प्रॉपर्टी खरीदनी है बाहर तो $2.5 लाख में थोड़ा ना होगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा जो ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज हैं, जिनको हम बोलते हैं नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज, जहाँ टेररिज्म होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होता है, वहाँ आप डॉलर भेज नहीं सकते। फिर ये 5 प्रोहिबिटेड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ अ PRO, कार्टून, उसी के ऊपर कुछ नोट्स है। सबसे पहले चिट फंड। चिट फंड इज रेगुलेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो रजिस्ट्रार ऑफ चिट गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार ऑफ चिट स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके NRI को, नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो PRO हैं पर NRI इंडियंस है, उनको अलाउ कर सकता है कि वो चिट फंड में इन्वेस्ट कर सके थ्रू बैंकिंग चैनल एंड ऑन नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस। नॉन रिपैट्रिएशन मतलब NRI पैसा तो लगा सकता है पर पैसे को बाहर निकाल नहीं सकता, ठीक है। थ्रू बैंकिंग चैनल एंड नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस अगर कोई NRI मतलब इंडियन आदमी है जो PRO है, वो इन्वेस्ट कर सकता है। नोट 2, पहले तो उन्होंने बोल दिया कि रियल एस्टेट फार्म हाउस में नहीं कर सकता इन्वेस्ट, फिर नीचे बोल दिया रियल एस्टेट डज नॉट इंक्लूड, सारी चीज़ों को हटा दिया। मतलब इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या कर सकता है, तो बोला रियल एस्टेट डज नॉट इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी, रोड ब्रिज, रेट्स वगैरह, यानी इन सब में एक PRO इन्वेस्ट कर सकता है। एंड फिर लास्ट, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, ये वो इनकम टैक्स कैपिटल गेन्स में हम लोग पढ़ते हैं ना, कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने आपकी जमीन बिल्डिंग हड़प ली और उसके बदले आपको मुआवजे में पैसा नहीं देके सर्टिफिकेट दे दिया, उसको बोलते हैं TDR सर्टिफिकेट। इसकी वैल्यू होती है या बिल्डर लोग को बेच सकते हो, तो एक PRO इसमें इन्वेस्ट, TDR में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। कोरिया, नॉर्थ कोरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मतलब नॉर्थ कोरिया, वो किंग जोंग उन वाला, उनके साथ हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। अगर पहले का किया हुआ इन्वेस्टमेंट्स है तो 180 डेज के अंदर उसको लिक्विडेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट से परमिशन लेकर। लास्ट, ऑटोमेटिक रूट, अप्रूवल रूट। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस अगर कोई ऐसा नया है जो शेड्यूल 1, 2, 3 में नहीं है तो वहाँ ऑटोमेटिक रूट है, मतलब वो अलाउड है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन अगर कोई ऐसा आप कर रहे हो जो शेड्यूल 1, 2 में कवर नहीं है तो यहाँ अप्रूवल रूट है, मतलब स्पेसिफिक अप्रूवल लेके फिर कर सकते हो, ठीक है। दैट कंप्लीट्स आवर एंटायर फेमा। तो ये फेमा मैंने पूरा डिस्कस कर दिया 1 घंटे के अंदर, अच्छे से पूरा एक बार सारे टॉपिक्स को रिवाइज करा दिया। आई होप तुम लोग को अच्छा लगे, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ हर चीज़ में कि तुम लोग को और बेहतर से बेहतर सर्विसेज मैं देता रहूँ। थैंक यू।